यहाँ तक हम वर्ल्ड वॉर के दो ग्रुप्स के बारे में जान चुके हैं, जिसमें से पहला ग्रुप था अलाइड ग्रुप, जिसमें शामिल थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जापान, इटली और यूएसए। यूएसए कैसे आया ये हम आज देखेंगे। और दूसरा ग्रुप था सेंट्रल पावर्स, जिसमें शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर। आज हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मेन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसके मेन इवेंट्स पर जाने से पहले हमें दो बातों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि इन देशों को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये वॉर इतना आगे तक चला जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया सोच रहा था कि सर्बिया से लड़ूंगा और उसे हराकर कुछ युद्ध होंगे और बात खत्म हो जाएगी। और जर्मनी को भी यही लग रहा था कि मान लिया अलाइड पावर्स में एक तरफ फ्रांस तो दूसरी तरफ रशिया है, लेकिन उसने सोचा कि मैं बेल्जियम में से होकर फ्रांस पर पहले अटैक करूंगा और तब तक रशिया अपने सैनिक जमा कर पाएगा, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा रीजन था और रशिया इंडस्ट्रियल तरीके से बहुत ज़्यादा डेवलप भी नहीं था, तो उसको इतने बड़े एरिया में से अपनी सेना को जुटाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो जर्मनी ने सोचा कि पहले फ्रांस को हराकर फिर दूसरी साइड में मतलब ईस्ट में आकर रशिया को हरा दूंगा और इस तरीके से युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी बात इसमें यह जानना जरूरी है कि आप लोग सोच रहे होंगे इतने बड़े लेवल के वॉर में लोगों ने आना एक्सेप्ट कैसे किया या फिर लोग आने के लिए राजी कैसे हो गए। तो देखो, इन देशों में एक एजेंडा चलाया गया, एक तरीके का प्रोपेगेंडा कि आप लोग अपनी कंट्री को बचाने के लिए इस वॉर में आओ और वॉर में शामिल होना आपके लिए एक प्राइड की बात होगी। सब जगह यही बातें छापी जा रही थी। न्यूज़पेपर्स ने इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। न्यूज़पेपर्स में इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था कि वॉर में जाना एक प्राइड की बात है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा लोग इसमें इकट्ठा हो गए, तो खुशी खुशी इस वॉर में शामिल होने के लिए गए, लेकिन बाद में उनके सारे भ्रम टूट गए। चलो अब देखते हैं कि इस वॉर में हुआ क्या क्या। प्लान के अकॉर्डिंग जर्मनी ने पहले बेल्जियम से होते हुए फ्रांस पर अटैक किया, यानी पहले वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी ने हमला किया। जर्मनी ये सोच रहा था कि यहाँ कुछ ही वक्त में निपटकर मैं दूसरी साइड यानी ईस्टर्न फ्रंट पर चला जाऊंगा, लेकिन ये प्लान यहाँ फेल कर गया और जर्मनी को बेल्जियम में ज्यादा टाइम लग गया। और फिर वहाँ एक इम्पोर्टेंट बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ मार्न। इस बैटल को आपको याद रखना है। इस बैटल में एक साइड में जर्मनी और दूसरी साइड में फ्रांस और ब्रिटेन थे। इसमें फ्रांस और ब्रिटेन की जीत हुई। इसमें जर्मनी को तगड़ी टक्कर मिली। इसके बाद यहाँ से ट्रेंच वॉरफेयर की शुरुआत होती है। ट्रेंच वॉरफेयर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली बार यूज किया गया था। इसमें सैनिक एक खड्डा खोदते थे और उसी में रहने लगते थे। क्यों? क्योंकि मशीन गन्स और तोपों के आगे ग्राउंड पर रहकर लड़ना बहुत डिफिकल्ट था, इसीलिए उन्होंने ट्रेंच खोदे यानी खड्डे खोदे और उनमें वो रहने लगे। वहीं से अटैक किया जाता था। इन ट्रेंचेस में सैनिकों की जिंदगी नर्क थी, क्योंकि आप सोचो जमीन पर गड्ढा खोदकर उसमें रहना, वहीं से अटैक करना और सारी सीजन्स में उसी गड्ढे में रहना, समर, विंटर, स्नोफॉल सब कुछ वहीं रहते हुए सहना, उसी में खाना रहना, ये सब बहुत डिफिकल्ट था। सैनिक वॉर छोड़कर जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो जाने के लिए कोशिश करता उसको मार दिया जाता था। अब देखो, ये ट्रेंचेस दोनों साइड में खोदे गए थे, तो इस वजह से बहुत ज्यादा लैंड गेन नहीं हो पा रहा था। मतलब जहाँ ये लोग थे वहीं के वहीं रहे। सेनाएं 1 या 2 माइल तक एरिया जीत पा रही थी। इसके साथ ही इन ट्रेंचेस में चूहे भी पनप गए, जिससे कई सैनिक बीमारी की वजह से मारे जाने लगे और जर्मनी की तरफ से इसमें जहरीली गैस का भी यूज किया जाने लगा। हम कह सकते हैं कि सैनिकों को यहाँ खुले में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अब देखो, मैंने बताया कि पहले जर्मनी ने ये सोचा था कि वो फ्रांस को हराकर जल्दी से ईस्टर्न फ्रंट पर आ जाएगा, लेकिन जर्मनी को वेस्टर्न फ्रंट में टाइम लग गया। इस टाइम का फायदा रशिया को हुआ। उसने अपनी सेना को तैयार कर लिया और ईस्टर्न फ्रंट पर लड़ने के लिए आ गया। देखो, शुरुआत में तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर की कंडीशन काफी सही थी। वो रशिया की कुछ टेरिटोरीज पर भी कब्जा करने में सक्सेसफुल रहे और इसके साथ ही सर्बिया, इटली और रोमेनिया के खिलाफ भी इनकी कंडीशन ठीक रही। लेकिन धीरे धीरे जर्मनी अब दोनों तरफ से घिरता जा रहा था। ऑटोमन एम्पायर पर भी अटैक होने शुरू हो गए थे। अब जर्मनी जब यहाँ फंसा हुआ था, तो यहाँ ईस्ट एशिया की साइड में जापान ने मौका देखकर कमजोर हो रहे जर्मनी की कॉलोनीज पर कब्जा कर लिया और फ्रांस और ब्रिटेन ने भी अफ्रीका में जर्मन कॉलोनीज पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही इस युद्ध में ब्लॉकेड की पॉलिसी को भी अपनाया गया। देखो, हम जानते हैं कि इसमें ग्रुप्स में लड़ाई हो रही है, मतलब यहाँ 2 ग्रुप हैं, तो हर ग्रुप अपने मेंबर तक जरूरी सामान जैसे खाना, लड़ने के लिए वेपन्स, वॉर मटेरियल और बाकी का सामान सप्लाई कर रहे थे। तो इस ब्लॉकेड की पॉलिसी का एम इस सप्लाई को रोकना था। 1916 में जर्मनी ने ब्रिटेन तक आने वाली बहुत सारी शिप्स को अपनी यू बोट्स यानी सबमरीन्स की हेल्प से डुबो दिया, ताकि ब्रिटेन तक होने वाली सप्लाई को रोका जा सके।
लेकिन तभी बैटल ऑफ वर्डन में जर्मनी की हार हो गई और अब कमजोर जर्मनी की कोस्ट लाइन पर आने वाली सप्लाईज को ब्रिटिशर्स ने रोक दिया। इसके बाद डोगर बैंक की बैटल में भी जर्मनी की हार हुई। इन दो बैटल्स को आप मेंशन करोगे तो आपका आंसर काफी इफेक्टिव लगेगा। अब देखो, इसके बाद टर्की का इंपॉर्टेंट रोल आया। टर्की यानी ऑटोमन एम्पायर, उसने जर्मनी की साइड से युद्ध में भाग लिया था और ये ब्लॉकेड का गेम तो चल ही रहा था। तो जर्मनी ने पहले बाल्टिक सी और फिर टर्की की हेल्प से ब्लैक सी पर कब्जा कर लिया। अब इससे क्या हुआ देखो, इससे रशिया को होने वाली सप्लाई रुक गई। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि मैप में देखें तो रशिया तक रास्ता ब्लैक सी से होकर जाता था। यहाँ से सप्लाई को टर्की की हेल्प से बंद कर दिया गया और ऊपर बाल्टिक सी से होने वाली सप्लाई को जर्मनी ने रोक दिया और इससे ऊपर आर्कटिक ओशन से सप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। तो इस तरीके से अलाइज अब रशिया तक किसी भी तरीके की सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, जिसकी रशिया को सख्त जरूरत थी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया कि रशिया इंडस्ट्रियल तरीके से इतना डेवलप नहीं हुआ था और यहाँ हथियारों की भी कमी थी। अब पता है रशिया में हालात ये थे कि निहत्थे सैनिकों को यानी बिना किसी हथियारों के सैनिकों को युद्ध में छोड़ा गया था और हालत ये थी कि आगे आने वाली सैनिकों की लाइन के पास तो हथियार थे या गन्स थी और उसके पीछे सैनिक उनके पास गन्स नहीं थी। जब आगे का सैनिक मर जाता था तो पीछे वाला सैनिक उस सैनिक की गन को लेकर लड़ने लग जाता था और सप्लाई न होने की वजह से रशिया की हालत और भी ज्यादा बदतर होती गई और वहां बहुत सारे सैनिक मारे जाने लगे। बाद में टर्की पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी की हेल्प से अटैक किया गया, जिससे 30 अक्टूबर 1918 को टर्की ने सरेंडर कर दिया। देखो ये डेट बाद में आएगी, लेकिन मैंने यहाँ इसको इस वजह से मेंशन किया है ताकि आप यहाँ कनेक्ट कर पाओ। इस डेट को हम बाद में फिर से जानेंगे, ठीक है। अब इस वॉर में एक मेन इंसिडेंट था अमेरिका की एंट्री। अमेरिका अभी तक शामिल नहीं हुआ था। अब देखते हैं कि अमेरिका कैसे शामिल हुआ। देखो मैंने बताया कि जर्मनी अपनी यू बोट्स या सबमरीन के जरिए ब्रिटेन की सप्लाईज कट करने की कोशिश कर रहा था। तो ब्रिटेन की तरफ जो भी शिप आते थे उन्हें जर्मनी डुबो देता था। अभी तक जर्मनी से वॉर से रिलेटेड शिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन अब जर्मनी ने ये धमकी दी कि किसी भी तरीके का शिप चाहे वॉर से रिलेटेड हो या फिर पैसेंजर्स का हो, ब्रिटेन की तरफ आएगा तो उस शिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी धमकी को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया और जर्मनी ने एक ब्रिटिश पैसेंजर शिप लुसिटेनिया पर अटैक कर दिया, जिसमें 1153 पैसेंजर्स की डेथ हो गई। इसमें से 128 अमेरिकन थे। बस यहाँ से अमेरिका का गुस्सा भड़क गया। इसके साथ ही जर्मनी के खिलाफ बुरी बातों को अमेरिका में फैलाया जा रहा था, जैसे जर्मन सैनिक आम नागरिकों पर भी जुल्म कर रहे हैं। इससे अमेरिका में एंटी जर्मन फीलिंग्स बढ़ रही थी। लेकिन अमेरिका इसी बात पर युद्ध करने नहीं चल पड़ा। अमेरिका बहुत चालाक खोपड़ी थी। देखो अमेरिका पहले न्यूट्रल रहा, दोनों साइड्स में हथियार बेचता रहा। अब वो दोनों साइड में फायदा कमा रहा था। इसके चलते अलाइज ने अमेरिका से भारी पैसा या एक बड़ा अमाउंट ले रखा था। तो अमेरिका को अब ये लगने लगा कि अगर अलाइड पावर्स की हार होती है तो उसका पैसा कैसे भी वापस नहीं आएगा और सेंट्रल ग्रुप्स के हारने से उसे इतना नुकसान नहीं होगा। साथ ही यूएसए ने जर्मनी का जब डेवलपमेंट देखा तो जर्मनी उसको राइवल की तरह दिख रहा था। तो अब अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो अलाइज में शामिल होगा और 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर देता है, यानी अलाइड ग्रुप में शामिल हो जाता है। अब अमेरिका का जुड़ना एक बड़ा इवेंट था। इसके साथ ही दूसरा बड़ा इवेंट रशिया का वॉर से विड्रॉ करना था। देखो रशिया को इस वॉर में बहुत नुकसान हो रहा था। 6 लाख से ज्यादा रशियन सैनिक अब तक मारे जा चुके थे। इसकी वजह से रशिया में रेवोल्यूशन हो गया, यानी वहां के नागरिकों ने विद्रोह कर दिया और रशिया के जार निकोलस सेकंड को हटा दिया गया और रशिया की लीडरशिप अब लेनिन के हाथ में आ गई और लेनिन ने जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी कर ली, जिसे ब्रेस्ट लिटोवस्क ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। अब ये वॉर खत्म होने की तरफ बढ़ने लगा। 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए ने मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के लोगों ने वॉर के खिलाफ प्रदर्शन करने शुरू कर दिए और वहां पॉलिटिकल डिसकंटेंट बढ़ने लगा। अब रशिया के बाद बुल्गारिया ने भी विड्रॉ कर लिया। तुर्की के बारे में हम बात कर चुके हैं कि 30 अक्टूबर 1918 को उसने सरेंडर कर दिया। 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने भी सरेंडर कर दिया। इसके बाद बचा जर्मनी, तो वहां भी लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया और जर्मनी के रूलर काइजर विलियम सेकंड को हॉलैंड भागना पड़ा और जर्मनी रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया और नई जर्मन गवर्नमेंट ने 11 नवंबर 1918 को आर्मिस्टिस यानी युद्ध विराम पर साइन कर दिए और फाइनली वॉर खत्म हो गया।
आपकी बुक के अकॉर्डिंग 53 से 70 मिलियन लोग इस युद्ध में लड़े और करीब 9 मिलियन लोग इस युद्ध में मारे या घायल हुए। इसके अलावा सिविलियंस पर भी कई सारे अटैक हुए थे और वो भी कई बीमारी, अकाल या अटैक्स की वजह से मारे गए। अब इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई और आगे चलकर 1929-30 में पूरे वर्ल्ड को ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिला।